मेरे बंधु नमस्कार, मैं हूं इनके सिंघानी। आप तो जान नहीं करते हैं, तो आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे बंधु 1 नवंबर 2020 को जितने सारे आर्मी के ट्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, जैसे आर्मी क्लर्क हो, आर्मी ट्रेडमैन हो, आर्मी जीडी हो, सारा पेपर ओरिजिनल पेपर का मैं सॉल्यूशन में करवा दिया था। उसका वीडियो कंप्लीट हमारे चैनल पर अवेलेबल है और आप सभी अभी तक उस सॉल्यूशन को नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर जी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंस का भी पेपर करवा दीजिए। तो मेरे भाई 1 नवंबर 2020 को जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंस का पेपर हुआ था उसका ऑफिशियल पेपर मैं लेकर आ गया हूं। और आज हम इस वीडियो में कंप्लीट उसमें जितना सारा क्वेश्चंस मैथ, जीके, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का उसमें पूछा गया था, सारा क्वेश्चंस का पूर्ण सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। तो बस आप सभी हमारे साथ अंतिम तक बने रहिएगा ताकि आपको किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे बंधु आप सभी से हम छोटी सी विनती करते हैं कि आप सभी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से कर लेंगे ताकि हमारा हर एक प्रकार का वीडियो आप सभी के पास पहुंचता रहे। और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि सबको मालूम हो सके कि नर्सिंग असिस्टेंस का पेपर ऐसा आता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको हम सीधे लेके चलते हैं ऑफिशियल पेपर पर। तो मेरे भाई देखिए आपको हम लेकर आ गए हैं पेपर पर। देखिए ये जो पेपर यहाँ पर है सोल्जर टेक नर्सिंग असिस्टेंस का पेपर ये है। जो ये पेपर है ARO जबलपुर का है, ठीक है। तो जितने सारे मेरे बंधु नर्सिंग असिस्टेंस के एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं उन सभी लोग अपने मैच करिएगा कि आपका कितना क्वेश्चंस यहाँ पे सही है। और जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वह देखेंगे कि वह कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आते हैं सेक्शन ए पर। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए यहाँ पर क्या है। सेक्शन ए में 1 से 10 तक समान ज्ञान का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है समान ज्ञान का, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो काजीरंगा जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो भाई इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है गैंडा के लिए। अगला प्रश्न क्या है, डेविस कप किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका उत्तर होने वाला है टेनिस। अगला प्रश्न पर आते हैं। बहुत आसान प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो इसका उत्तर होने वाला है प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस साल में अस्तित्व में आया था। तो इसका देखो भाई यहाँ पर उत्तर होने वाला है 1945 ईस्वी में, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है, सार्क के सदस्य हैं, मतलब जो सार्क जो संगठन है उसका कितना देश मेंबर हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है 8। आते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न ये है नंबर 6, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन है। तो इसका उत्तर होने वाला है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला प्रश्न ये है मेरे भाई, विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। तो इसका यहाँ पे उत्तर होगा यहाँ पर 8 मई को। ये तो बहुत इजी प्रश्न है, ये डे सबको याद होना चाहिए मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न पर आते हैं, कौन सा हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी कि मतलब किसको हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है मेरे भाई। तो इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है M.A. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न ये है नंबर 9, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे कोलकाता, ठीक है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये है, भारत और पाक के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो देखो भाई इसके यहाँ पे उत्तर होने वाला है यहाँ पर 1972। तो मेरे बंधु इस प्रकार से हम लोग से समान ज्ञान के 10 प्रश्न यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी ये 10 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस आप सभी का सही है। मेरे बंधु देखिए अब हम आ गए हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में 11 से 15 तक मैथ का क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए बारी बारी से सारा मैथ का क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आते हैं
पहला क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यदि 12 पुरुषों की 30 दिनों की मजदूरी 4200 रुपया है तो 24 पुरुषों की 18 दिन की मजदूरी क्या है। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला पर आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे। M1 D1 H1 बटा में W1 होता है और बराबर होता है M2 D2 और H2 बटा में W2 के बराबर होता है। तो बस इसी पर आपको बैठाना है। ये माइन होता है, डे होता है, घंटा होता है और ये वर्क होता है। देखिए यहाँ पर पहला केस में 12 आदमी हैं जो 30 दिन काम करता है और 30 दिन काम करने के बाद कितना मजदूरी वह प्राप्त करता है तो 4200 रुपये नीचे यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला केस में यहाँ पर क्या दिया है, बोला है कि 24 मैन 18 दिन काम करके कितना मजदूरी मतलब प्राप्त करेगा, यानी कि हमें W2 यहाँ पे निकालना है। कुछ नहीं प्रश्न है। अब आप यहाँ पर काटा पीटी यहाँ पे कर लीजिए। देखिए तो हम यहाँ पे अब करते हैं काटा पीटी। यहाँ देखिए एक शून्य यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 6 से 2 बार में और ये 6 से कटेगा ये 70 बार में। ठीक है, अब देखिए 3 से काटिए 24 8 बार में, अब ये 2 से 8 गया यहाँ पर 4 बार में। ठीक है, अब देखिए फाइनली यहाँ पर क्या होगा कि 18 गुना 4 गुना 70 यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कर लेंगे कि W2 बराबर यहाँ पे क्या होगा 18 गुना 4 गुना 70। जब आप मेरे भाई यहाँ पर गुना करेंगे तो आपका फाइनली यहाँ पर आएगा 5040 रुपया और ये ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। यानी कि देखिए ना आपके ऑप्शन में क्या यहाँ पर है, ऑप्शन सी है यानी कि 5040। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक विभाग के 5 कर्मचारियों की औसत जो एज हैं 32 बरस हैं, यदि उनके पर्यवेक्षक की एज जोड़ दे तो उनका औसत 1 बरस बढ़ जाता है, तो पर्यवेक्षक की एज क्या है। देखो भाई ये जो प्रश्न है ये औसत चैप्टर का प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न को आप चुटकी में यहाँ पे कर लेंगे। देखिए ऐसे प्रश्न को हम यहाँ पे कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो ये 5 कर्मचारी हैं 5 कर्मचारी का एज का जो क्या होगा। तो जो के लिए हम क्या करते हैं कि औसत और जितना संख्या दिया होता है कर्मचारी का उसको वहाँ पे गुना कर लेते हैं। यहाँ पर तो 5 संख्या हैं और औसत यहाँ पर 32 हैं। जब आप यहाँ पे गुना करेंगे मेरे भाई तो ये यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी के 10 5 15 और एक यहाँ पर हो गया 16 यानी कि 160 यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि एक पर्यवेक्षक यहाँ पर बढ़ गया, यानी कि अब हो गया 6 हो गया। जब 6 हुआ तो औसत एज में एक यहाँ पर बढ़ गया। अब देखिए ना अगला केस में यहाँ पर क्या बात यहाँ पर हो रहा है, जब ये 6 हुआ तो यानी कि अब 6 कर्मचारी यहाँ पर हो गया, तो 6 कर्मचारी का जो क्या होगा एज का निकालिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो 6 गुना, देखो अब यहाँ पर पहले 32 था तो अब यहाँ पर होगा 33। अब गुना करिए तो ये होगा 36 18 और 36 18 के यहाँ पर हो गया 19 यानी कि 198। हमें निकालना है कि जो नया वाला पर्यवेक्षक जो आया है वह उसका एज क्या होगा। तो एकदम सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है कि 198 में से 160 को यहाँ पे माइनस कर लो और जब आप माइनस कर लेंगे तो वही उसका एज यहाँ पर होगा। तो सिंपल यहाँ पर है जब 198 में से जब 160 यहाँ पर जाएगा तो 38 आएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर मेरे भाई यहाँ पर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि 38 यहाँ पर। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न ये है, ध्यान देंगे प्रश्न पर। देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, पीयूष ने एक साइकिल 1536 रुपया में बेची और उसे 20% की हानि हुई, तो साइकिल का लागत मूल्य क्या था। देखो भाई लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य होता है। हमें मान लिया कि जो हमारा
क्रय मूल्य हैं वह क्या है 100% है, कुछ नहीं। अब मान लो कि 100% हमारा क्रय मूल्य है, 20% का हानि होता है। तो भाई मैं आपसे पूछूं तो एसपी हमारा क्या होगा, एसपी हमारा 80% यहाँ पर होगा, ठीक है यहाँ पर ना। लेकिन यहाँ पे तो हमारा आ गया 80%, लेकिन देखो ना प्रश्न में कितने यहाँ पर दिया है 1536। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 80% बराबर 1536, तो इसलिए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 1% का मान यहाँ पर मेरे भाई। तो 1% के मान के लिए हम 1536 और बटा में 80 यहाँ पे कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पर 1% निकाल लिए तो मेरे भाई यहाँ पर आगे हम निकाल सकते हैं 100%। तो 100% का मान यहाँ पर क्या होगा 1536 बटा में 80 और गुना यहाँ पर 100। और जो 100% होता है यही हमारा क्या होता है सीपी होता है, मैं माना हूँ यहाँ पर, या इसी को आप यहाँ पर लागत मूल्य भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। अब आपको यहाँ पर मारा पीटी यहाँ पे करना है तो कर लो भाई। यहाँ पर देखो यहाँ पर तो ये 0 से 0 यहाँ पे हो गया कैंसिल। यहाँ पर देखिए आगे अब देखो यहाँ पर ये 10 ये है, तो देखो ये 2 से 4 बार में और ये 2 से 5 बार में यहाँ पर हो गया ना। अब देखो 4 से इसको यहाँ पर काटिए तो 4 × 12 और 4 के 32 और 4 के यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। अब इसमें गुना कर लो यहाँ पर मेरे भाई। तो ये यहाँ पर देखो ना यहाँ पर क्या यहाँ पर आएगा, जब आप यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 के 20 यहाँ पर हो गया, आगे 8 × 5 = 40, 2 42 यहाँ पर हो गया और 5 × 15 और 15 × 4 यहाँ पर हो गया 19 हो गया, यानी कि 1920 इसका सीपी होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में आपका क्या है, ऑप्शन डी है, यानी कि इसका राइट उत्तर क्या होगा 1920 यहाँ पर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर। देखिए ये प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, एक बस 172 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती हैं तो बस की गति क्या है। बहुत सिंपल प्रश्न है। देखो भाई इसमें हमें चाल निकालना है, तो हम बचपन से जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा में समय होता है भाई ना। तो इसी पे यहाँ बैठा लो। यहाँ पर देखो ना यहाँ पर चाल निकालना है, दूरी क्या दिया है 172 दिया है, ठीक है। समय क्या दिया है 4 दिया, यहाँ पर काटोगे यहाँ पर तो ये आएगा 43 किलोमीटर प्रति घंटा और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे भाई। देखो ना ऑप्शन में आपका है यहाँ पर ना, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपके यहाँ पर है, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी होगा, यानी कि 43 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर। अब आते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 50,000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन आपको हम बहुत अच्छा वाला कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूं। यदि आप ये कंसेप्ट आप सीख जाते हैं तो किसी भी प्रकार का आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, 2 बरस का 3 बरस का, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे ये कंसेप्ट क्या है। देखिए यहाँ पर जब निकालना होगा 2 बरस का तो आपको 2 खाना यहाँ पर बनाना है, एक 2 के पास, उसके बाद एक 1 के पास खाना हो गया। अब देखिए पहला खाना में 50,000 का 12% निकालना है और फिर इस खाना से जितना आएगा इसका 12% निकाल कर इसमें लिखना है। बस कर लो यहाँ पर। देखो भाई 50,000 का 12% क्या होगा आप निकाल लेंगे, तो 50,000 का जो 12% यहाँ पर होगा वह 6,000 होगा, आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब 6,000 का हमें 12% निकालना है तो 720 होगा, बस आपका निकल गया। इसे गुना कर लीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 6 दूनी के 12,000। अब ये 720 में 1 से गुना होता है तो ये होता है 720, इसे ऐड कर लो भाई, तो ये हो गया 12,720 और यही 2 बरस का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो इसका जो उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन से डी, यानी कि 12,720, ठीक है। तो आप सभी बताइएगा कि आप सभी मैथ में कितना क्वेश्चंस आपका सही है, कमेंट करके आप सभी हमें बताइएगा मेरे बंधु। अब हम आ गए हैं सेक्शन सी पर। देखिए सेक्शन सी में 16 से 20 तक यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चंस दिया गया है। तो चलिए बारी बारी से सारा क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चंस यहाँ पर क्या कह रहा है, 16 नंबर, हवा की रफ्तार किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसका उत्तर होगा एनीमोमीटर से हवा की रफ्तार का मापन किया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है,
उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किस को सही करने के लिए किया जाता है। यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किसको सही करने के लिए किया जाता है, निकट दृष्टि दोष की दूर दृष्टि दोष, मतलब ऐसा वहाँ पर ऑप्शन था वहाँ पर। तो इसका राइट यहाँ पे उत्तर होगा निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 18 नंबर। देखिए प्रश्न क्या है, एक गर्म पट्टी द्वारा उत्सर्जित विकिरण है। तो देखो भाई जो गर्म जो पट्टी होता है, तो गर्म पट्टी के द्वारा जो किरण का वहाँ पे उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं अवरक्त किरण। देखो भाई यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से और उठता है, ओजोन परत जो होती है वह किस किरण को पृथ्वी पर आने से बचाती हैं, तो वह भी होता है अवरक्त किरण होता है। तो यहाँ से आप उस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर याद कर लेंगे, ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न ये है 19 नंबर, कार्य की इकाई क्या है। तो कार्य की जो इकाई होती है मेरे भाई यह जूल होता है। आते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। देखिए तो 20 नंबर क्या बोला है, बिजली बल्ब का आविष्कारक है। यानी कि बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो बिजली बल्ब का भाई आविष्कार किया था एडिसन ने। एडिसन ने मेरे भाई, देखे ना एडिसन ने। तो मेरे भाई अब देखिए हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी पर, और सेक्शन डी में 21 से 35 तक जीव विज्ञान का क्वेश्चंस दिया गया है। तो चलिए बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, जाति वृत्त प्रणाली का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो देखो भाई इसका जो प्रस्तावित यहाँ पर किया गया था 3 वैज्ञानिक के द्वारा। देखिए एंगलर, रेंटल और हचिंसन 3 वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा जाति वृत्त प्रणाली का वर्गीकरण मतलब किया गया था। अब देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये है, गतिशील शुक्राणु किसमें अनुपस्थिति होते हैं, मतलब किसमें नहीं होते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर 4 था, तो इसका राइट यहाँ पे उत्तर होगा राइजोपस। राइजोपस में गतिशील जो शुक्राणु जो होते हैं वहाँ पर नहीं होते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न ये है 23 नंबर, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल किसके दौरान बनता है। तो भाई इसका उत्तर होगा अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है। आते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न ये है, कोशिका की ऊर्जा क्या है। तो ये तो भाई सबको मालूम होता है एटीपी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर ये है, आनुवांशिकता की क्रिया विधि से संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं आनुवांशिकी विज्ञान, ठीक है। अगला प्रश्न 26 नंबर, सार्कोलेमा झिल्ली किसको ढकती हैं। तो देखो भाई इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है मांसपेशिया फाइबर। मांसपेशिया फाइबर को ये जो झिल्ली होती हैं यह झिल्ली मतलब ढकती है यहाँ पर। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक हृदय के मरीज को पेसमेकर उपलब्ध कराने का विषय किससे जुड़ा है। तो देखो भाई इसका यहाँ पर उत्तर होने वाला है जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न ये बोला है, वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो भाई इसे कहते हैं वर्गीकी। देखिए इसका इंग्लिश नेम भी यहाँ पर पूछ लेता है हिंदी में, इसे इंग्लिश में कहते हैं टेक्सोलॉजी, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोला है पाश्चुरीकरण क्या है। तो देखो भाई इसके यहाँ पे उत्तर होने वाला है विसंक्रमण तकनीक है, ठीक है। आते हैं देखिए अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न ये बोला यहाँ पर 30 नंबर, पौधे में लचीलापन किस वजह क्या है। पौधे में लचीलापन की वजह क्या है। तो इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है कोलेकाइमा ऊतक। देखिए अगला प्रश्न, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो भाई इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है यकृत यानी कि लीवर में यूरिया का निर्माण होता है मेरे भाई। अगला प्रश्न ये है, अंडे के अंदर निषेचन वाले स्थान को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है भ्रूणकोश, उसे हम भ्रूणकोश के नाम से वहाँ पे हम जानते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये है, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है।
तो देखो भाई इसके यहाँ पे उत्तर होने वाला है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये है, वंशागत का गुणसूत्र का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका उत्तर होने वाला है बोवेरी और सटन ने दिया था। अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न 35 नंबर ये है, निम्न में से कौन सा फोलेम ऊतक का मुख्य घटक है? देखिए ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया गया है, तो इस ऑप्शन में से राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि वाहिका और छनी नलिका। तो इस प्रकार से हम लोग जीव विज्ञान के 15 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो मेरे बंधु आप सभी बताइएगा कि आप सभी ये जीव विज्ञान के 15 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस आप सभी सही करके आए हैं। तो भाई देखिए अब हम आ गए हैं सेक्शन ई पर। देखिए सेक्शन ई में 36 से 50 तक रसायन विज्ञान का क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए बारी बारी से सारा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है 36 नंबर, आवर्त सारणी में से सबसे लंबा और सबसे छोटा आवर्त कौन है? तो देखिए भाई आवर्त सारणी में सबसे लंबा जो आवर्त होता है उसे कहते हैं 6वां आवर्त सबसे लंबा होता है, और सबसे जो छोटा आवर्त होता है वह पहला आवर्त होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ये उत्तर यहाँ पे होगा मेरे भाई। देखिए अब हम आते हैं 37 नंबर प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, सल्फर की परमाणुकता क्या है? ऑप्शंस यहाँ पर 4 था, ठीक है, जिनमें से सही यहाँ पर आंसर यहाँ पर होगा बी, बहुपरमाणुक। अब देखिए सल्फर जो होता है यह बहुपरमाणु क्यों होता है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए सल्फर का जो रासायनिक जो सूत्र होता है A से 8 होता है, यानी कि सल्फर में 8 परमाणु होते हैं, तो इसलिए इसे हम बहुपरमाणुक यहाँ पर कहते हैं मेरे भाई। आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है, आवर्त सारणी में एक ही समूह से संबंधित तत्वों का क्या समान होता है? ये तो सबको मालूम होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है, मोटर गाड़ी का ईंधन मिश्रण है, मतलब मोटर गाड़ी का जो ईंधन होता है किसका किसका यहाँ पर मिश्रण होता है? तो इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है मेरे भाई यहाँ पर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर धातु कौन सा है? ये प्रश्न तो सबको मालूम है भाई, ठीक है, इससे आसान प्रश्न तो हो नहीं सकता है। तो इसका यहाँ पर उत्तर होने वाला है टंगस्टन, ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, H2O2 की संरचना कैसी होती है? तो देखो भाई इसके यहाँ पर उत्तर होने वाला है असमतलीय होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये है, महासागरों के पानी का विस्तार का क्या कारण है? देखो भाई महासागरों के पानी का विस्तार का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है? यानी कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसको किसके आधार पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर यहाँ पे होगा परमाणु संख्या, यानी कि एटॉमिक नंबर, यानी कि Z यहाँ पर। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या यहाँ पर है, मादा मच्छर के काटने के कारण कौन सी बीमारी होता है? देखिए इसमें ऑप्शन यहाँ पर 4 था, लेकिन देखिए इस ऑप्शन 4 था यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन में मलेरिया नहीं था, इसलिए ऑप्शन में यहाँ पर डेंगू था, तो इसलिए डेंगू इसका उत्तर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो देखो मेरे भाई अगला प्रश्न ये है, बेंजीन आसानी से अतिरिक्त प्रतिक्रिया से नहीं गुजरता है, क्योंकि तो देखो भाई इसका यहाँ उत्तर यहाँ पे होगा अनुनाद स्थिर प्रणाली को संरक्षित करने के लिए। देखो भाई इस प्रश्न का जो उत्तर है इस उत्तर को याद करना आपको पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई इसके लिए यहाँ पे एक थ्योरी होता है, जिस थ्योरी को आपको पढ़ना पड़ेगा, उस थ्योरी को हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न ये है, अधिक ऊंचाई पर तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तो भाई कम होता है, इसका उत्तर यहाँ पर होगा। आते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न ये है, ड्यूटेरियम नाभिक किससे बना होता है? तो देखो भाई ड्यूटेरियम नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए अगला प्रश्न ये है 48, निम्न में से कौन सी धातु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। देखिए ऑप्शन ए है चांदी लोहा, ऑप्शन बी है लोहा सिलिकॉन, ऑप्शन सी है कैल्शियम मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है कैडमियम और टिन। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए यानी कि चांदी और सोना। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, निम्न में से कौन अस्थियों का मुख्य संगठन है। तो देखो भाई इसका उत्तर होने वाला है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, CaSO4, आप इसको याद कर लेंगे CaSO4। अगला प्रश्न ये है 50 नंबर, किसने सहसंयोजक आबंध के बारे में सबसे पहले बताया था। तो इसका उत्तर होगा मेरे भाई लुईस। तो मेरे बंधु इस प्रकार से हम लोग 50 क्वेश्चंस मैथ, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सभी बताइएगा कि आप सभी का कितना क्वेश्चंस आप सभी का सही है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा मेरे बंधु। और आपको किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। सबका लिंक मैं डाल दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को अपने सारे मित्र भाई बहन में शेयर करना साफ मत भूलेगा मेरे भाई, क्योंकि शेयर ही आपके द्वारा दी हुई एनर्जी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार मेरे बंधु।